गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस सीरीज के में हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने लास्ट क्लास में देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, कि प्राचीन भारत से हमें किस प्रकार किस स्रोत के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके अंतर्गत हमने लास्ट में चर्चा की थी कि कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम कुछ विदेशियों के आगमन की बात करेंगे, विदेशी लेखकों की बात करेंगे, और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ सिक्के कोइंस वगैरह कोइंस होते हैं, साथ में कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ लेख होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज समग्र चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास भी हमारी लास्ट क्लास की तरह आधे घंटे की क्लास होने वाली है। 30 मिनट की इस क्लास के अंतर्गत हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके, तो आज हमारा ये सेकेंड भाग होने वाला है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सेकेंड भाग होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, या इस वीडियो को कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं शायद कि लास्ट क्लास में इससे पहले भी हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो पहले उस लेक्चर को एक बार प्लीज जाकर के देख लीजिए। मात्र 30 मिनट का लेक्चर है, उससे आपकी पूरी एक लिंक बन जाएगी, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा रिविजन तो मैं इसमें भी आपको करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते अपने क्लास में। कुछ कमेंट्स मेरे पास आई थी लास्ट क्लास में कि उसमें बोला गया था कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ पीडीएफ डाउनलोड करने में, कि क्लास जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज वहां जाकर के जुड़ जाइए, जिससे कि मैं सभी नोट्स क्लास खत्म होते ही मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं, जहां से आप आसानी से क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहले आप मोबाइल में जाकर के एक टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां पर लोधाजी क्लासेस नाम से सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो वहां पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन में अपने दोस्तों। इस सीरीज में जिनको जानकारी नहीं है उनको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अभी इतिहास के बारे में, और इतिहास में हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। प्राचीन इतिहास के बाद में हम मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे, और फिर आधुनिक इतिहास। जिस प्रकार से इतिहास कंप्लीट होगा दोस्तों, वैसे ही हम भूगोल पे मूव करेंगे। भूगोल को भी हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। इसी प्रकार से 11 सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये 11 सब्जेक्ट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग या इस प्रकार के कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम आगे कुछ आपके लिए कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी अगर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 11 सब्जेक्ट दोस्तों सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में ही। लास्ट में हमने चर्चा की थी, इतिहास को हमने समझा था कि भारत के इतिहास को हम 3 खंडों में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इन तीनों इतिहासों का हम समग्र अध्ययन करने वाले हैं 1 बाय 1, और एक टॉपिक वाइज दोस्तों हम इसमें रिवीजन सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ है। ठीक है, कहां से नामकरण हुआ, जिसमें हमने देखा था कि महाकाव्यों में, पुराणों में भारतवर्ष इसको कहा गया है भारत को, और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, और मुस्लिम कुछ इतिहासकार थे उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित भारत को किया था। जिसके बाद में हमने स्रोतों के अंतर्गत देखा था कि भारत के प्राचीन भारत को जानने के कितने प्रकार के स्रोत हैं, किस किस प्रकार के स्रोतों से हमको भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर धर्म ग्रंथ, उसके बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, ये 4 आधार ऐसे हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले स्टार्ट किया था कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हमने देखा था कि 10 ग्रंथ ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में
जानकारी प्राप्त होती है। इन 10 धार्मिक ग्रंथों में से 8 धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें वैदिक साहित्य बोला जाता है। और वैदिक साहित्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो ऊपर के जो ये 8 ग्रंथ है दोस्तों, ये 8 ग्रंथ सीधे सीधे वेदों से प्रभावित होते हैं, इसी कारण से इनको वैदिक साहित्य बोला जाता है। और वहीं फिर हमने देखा था जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में भी हमने एक समग्र चर्चा की थी। उसी प्रकार से आज हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र किन की रचना है और इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। फिर राष्ट्ररंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता और महाभाष्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। ये सब हम लास्ट क्लास में इनको पढ़ चुके हैं। आज हम डायरेक्ट मूव करेंगे दोस्तों, तो समय की भी थोड़ी समस्या है। ओके, शुरू करते हैं अपने ऐतिहासिक ग्रंथों पर चर्चा। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र एक ऐसा साहित्य है जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में एक पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। पूरी तरह से कहने का अर्थ यह है कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य शासन में किस प्रकार के उस समाज की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी और वहां की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस समग्र इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, चाणक्य के अर्थशास्त्र से, और इनको जो है विष्णुगुप्त भी बोला जाता था, चाणक्य। ठीक है, और इस साहित्य के अंदर 15 पार्ट और 180 चैप्टर में ये अर्थशास्त्र नामक साहित्य लिखा गया था और ये संस्कृत में है दोस्तों, संस्कृत में ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने कि राष्ट्ररंगिणी। राष्ट्ररंगिणी के रचयिता कल्हड़ जी है, इन्होंने भी संस्कृत में इसकी रचना की है। और इस राष्ट्ररंगिणी के अंतर्गत ही दोस्तों इसमें कश्मीर का इतिहास हमें देखने को मिला है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई हमें राष्ट्ररंगिणी से हुई है। ठीक है, ये कुछ किताबों का फॉर्मेट है, साहित्य का फॉर्मेट है, देख लीजिए। नेक्स्ट चचनामा। दोस्तों चचनामा भी एक ऐसा साहित्य है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चचनामा फारसी भाषा में लिखा गया है और फारसी भाषा में लिखा होने का कारण ये है कि जो इनके रचयिता है अली अहमद जी, अली अहमद जो इनके रचयिता है ये फारस के थे और इसी कारण से इन्होंने जो इसकी चचनामा की रचना की है ये फारसी भाषा में इसकी रचना की है। और इस चचनामा से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है कि अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी वो किस प्रकार से की थी, इसकी जानकारी हमें यहीं से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और इन्होंने संस्कृत के जो व्याकरण थे दोस्तों, इन्होंने संस्कृत के जो व्याकरण थे उनके पहले जो प्रथम ग्रंथ के रूप में इनको समग्रहित किया है ना। और साथ में जो इनका जो काल रहा है, जो समय रहा है मौर्य शासन से पहले और मौर्य शासन के समय का, इन दोनों समय के शासन काल जो था, जो समय काल था, उस समय के बारे में इन्होंने यहाँ से जानकारी जो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो मौर्यों के शासन से पहले की और मौर्यों के शासन के समय की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता दोस्तों कत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया गया है और दूसरा है कि इसमें यवनों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें जो है गार्गी संहिता से ही प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य दोस्तों ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में ये छठा ग्रंथ है और इसमें सिर्फ 2 से 3 बातें आपको विशेषकर याद रखना है। वैसे 2 बात ही इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता कौन है। महाभाष्य के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसके रचयिता है पंतजलि। पंतजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पंतजलि और उनके द्वारा ही ये रचित थी, उनके द्वारा उनकी इसकी रचना की गई थी महाभाष्य की, है ना। और इसमें जो शुंग वंश था, शुंग वंश या शुंग शासक जो थे उनके बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या आपको ऐतिहासिक ग्रंथ क्लियर हो चुके हैं? 6 ग्रंथ हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में देखा है और 6 ग्रंथ दोस्तों ज्यादा कोई विशेष तो नहीं है इसमें, है ना। बस जितना आवश्यक था मैं उतनी इस पे चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी आपको 102 रिवीजन आपको लगाना आवश्यक है। इसमें मैं आपके लिए सिर्फ वही चीज दोस्तों पीपीटी में लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। ऐसा इसमें फालतू का कचरा मैंने इसके अंदर नहीं डाला है जिससे कि कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो। वो कंफ्यूजन क्रिएट करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है ना, मैं सिर्फ आपको वही दूं।
ठीक है। वैसे जब हम किताब को रीड करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें मिली जाती है और लगभग सभी किताबें आपके पास तो बिल्कुल किताब तो अवेलेबल होती ही है, किताब हम पढ़ते ही है, बुक पढ़ते ही है, लेकिन मेन चीज जो आती है कि वो उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसे समझना। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आपकी क्लास पर्याप्त है और जितना मैं डाटा आपको दे रहा हूँ ये इन एग्जामों के लिए सफिशिएंट है दोस्तों, इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस डाटा के अलावा जो एक्स्ट्रा डाटा होता है ना, वो होता है हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और वो कंसेप्ट मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ, तो आपको आवश्यकता ही नहीं लगेगी इससे ज्यादा डाटा की। ओके। और वैसे भी जो हम डिस्कस लास्ट में करें, जैसे कि हमने अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस किया है ना, तो इस प्रकार से जितनी भी हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं, विदेशी यात्रियों के बारे में बात करने वाले हैं, या कहें कि पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक बार यही डिस्कस कर रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आगे आने वाली है और डिटेल में आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य बहुत शॉर्ट में वहां पर पढ़ाया था, जो एक एक स्लाइड में ही खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब नेक्स्ट आगे क्लास में जब हम आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो आधुनिक इतिहास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय जो है हमें बौद्ध साहित्य भी पढ़ना है, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है और जैन धर्म भी पढ़ना है। तो उन दोनों धर्मों को जब पढ़ेंगे ना, तो उनकी एक एक क्लास ही कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, और अगर ये 30 मिनट्स की जब हम क्लास लेंगे तो कम से कम 3 लेक्चर उन क्लासों पर होने वाले हैं, क्योंकि हम उस समय विस्तार से उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप ये मत सोच लीजिएगा कि जो हम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो पढ़ा रहा हूँ, वो सब ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, ये तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हम चीज अभी पढ़ रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस हम क्या कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोत, कि वो स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिर्फ हमको उसका नाम आवश्यक है, सिर्फ नाम चाहिए, है ना। तो हम नाम से भी ज्यादा डाटा के साथ उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक उसी दृष्टिकोण आपका रखिए कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं जानना, सिर्फ सिवाय कि उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो स्रोत है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उसी दृष्टिकोण से हम इनको देख रहे हैं, और उतना ही बस जितना आवश्यक होगा हम उतना ही देखेंगे, ठीक है। और जब आगे चैप्टर में आएगा तो हम उसको विस्तार भी करेंगे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा था विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री थे दोस्तों, जो कुछ शासकों, कुछ राजाओं के साथ में, कुछ शासकों के साथ में, कुछ जैसे कि आपको मालूम है कि प्राचीन भारत में काफी आक्रमण हुए हैं, है ना। बाहर के जो राजा थे उन राजाओं ने काफी आक्रमण किए हैं। तो जो आक्रमणकारी थे उनके साथ में भी कुछ लेखक भारत आए थे, या कहें कि कुछ ऐसे भी आए हुए थे, है ना, जिनको भारत में इंटरेस्ट था, घूमने फिरने के हिसाब से आए थे, और जब आए उन्होंने यहाँ के शासनकाल देखा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, उसके बारे में किताब लिख डाली, ठीक है। वो वही लेख आज हमारे स्रोत बन चुके हैं प्राचीन भारत को जानने के। तो उन्हीं जो यात्री थे, उन यात्रियों का जो विवरण था, जो उन्होंने लेख लिखे थे, उन लेखों के बारे में ही हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किसके द्वारा कौन सा लेख लिखा गया था, जिससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है, वही हम बात करने वाले। जैसा कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे कि कुछ यूनानी लेखक थे, जिनमें मेगस्थनीज, जो दिख रहे हैं आप सब, जो हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, ये है ना, हाथ में एक पत्र लेकर खड़े हुए, उनका लेख लेकर खड़े हुए, ये मेगस्थनीज है ना। तो इन्होंने भी कुछ लेख लिखे थे, जिससे हमें कुछ मौर्य वंश की, मौर्य शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और कुछ ये चाइनीज लेखक थे, जो हेनसांग जी दिख रहे हैं आपको, है ना। और कुछ अरबी लेखक थे, अलबरूनी जी। वहीं पे अन्य कुछ दूसरे लेखकों की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे यूनानी लेखक कौन कौन से थे, उसके बाद चीनी लेखक की बात करेंगे, फिर अरबी लेखक और अन्य लेखक। जिस प्रकार से यहाँ नाम लिखा गया है, जैसे कि यूनानी, अर्थात कि यूनान से जितने लेखक आए यहाँ पर, जितने यात्री आए, उन्होंने कौन सी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आए थे, अर्थात कहने का मतलब है कि किसके समकालीन थे ये, किसके शासनकाल में आए थे। जिसके शासनकाल में आएंगे उन्हीं से वो प्रभावित होंगे और उनके बारे में ही लिखेंगे। वैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप दिमाग में ये रखिए कि अगर मान लीजिए कोई यात्री आता है भारत में, वो किसी राजा के यहाँ पर अपना आश्रय लेता है ना, किसी शासनकाल के तहत लेता है, किसी शासनकाल के तहत किसी राजा के यहाँ आश्रय लेता है, और उनके आश्रय में कुछ अपने लेख लिखता है दोस्तों, तो उस राजा की कभी भी वो आलोचना नहीं करेगा, है ना, उसके बारे में अच्छा ही लिखेगा। ये एक बेसिक थिंकिंग होती है। लेकिन फिर भी हमारा काम है इनके लेखों को जानना कि किसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है ना, ये बात की बात है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि यूनानियों में कौन कौन लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 लेखकों के बारे में बात करने वाले जो यूनानी लेखक थे। पहले थे टेसियस लेखक थे दोस्तों। तो ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान। ये ईरान के राजवेद थे। दूसरी बात, ये भारत के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसी मन धड़क कहानियां लिखी भारत के संबंध में। जो उन्होंने इनके जो लेख थे, जो इनकी बुक थी, तो उसमें कुछ इन्होंने ऐसी कहानियों की रचना की जो कुछ मन धड़क थी, इसलिए उन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसलिए अविश्वसनीय थी। तो इट्स डिस्क्रिप्शन इन द रिलेशन टू इंडिया इनक्रेडिबल, इट इज द अमेजिंग स्टोरीज। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वही हमने नेक्स्ट देखा कि हेरोडोटस नेक्स्ट यूनानी लेखक है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। दोस्तों इस हिस्टोरिका पुस्तक में जब कुछ बुक्स वाला एक सेशन लेंगे जिसमें सभी आवश्यक बुकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें हम इस बुक के बारे में जानेंगे कि इस बुक में क्या क्या था क्या नहीं था, है ना। तो इस बुक में किस से संबंधित रचनाएं इसके अंतर्गत ज्यादा है ना, और किस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस यहाँ बना हुआ है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हिस्टोरी का बुक दोस्तों, ये बस आप इतना से याद रखिए कि हिस्टोरी का जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यूनानी लेखक हेरोडोटस के द्वारा ये लिखी गई थी। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज की भी एक काफी लंबी सारी कहानी है। अगर शॉर्ट में समझे तो बस इतना समझ लीजिए कि मौर्य शासन, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या हुआ कि वहां के एक यूनान के एक सेल्यूकस निकेटर नाम के राजा हुआ करते थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब दोस्तों भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना किससे हुआ? चंद्रगुप्त से हुआ। अब आपको पता है कि चंद्रगुप्त के साथ में चाणक्य थे। अब चाणक्य की कुटिल नीतियों के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा, और सेल्यूकस जब झुका तो उसको भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने क्या किया कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया। ठीक है, तो अपनी पुत्री के साथ ही वो एक व्यक्ति को छोड़कर गए थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ताकि वो उसकी पुत्री की देखरेख कर सके, उसका ख्याल रख सके। ठीक है, तो उसकी पुत्री के साथ में जिसे छोड़ के गया था ना, वही थे ये मेगास्थनीज। तो इस मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए यहाँ पर उन्होंने इंडिका नामक बुक की रचना की। और इंडिका बुक के अंतर्गत मौर्यकालीन जितनी भी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छे से इसमें वर्णन इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपके मेगास्थनीज साहब। इसके अलावा भी कुछ और हैं जिनके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप इनका नाम देख लीजिए और एक दो फैक्ट इसके बारे में समझ लीजिए, तो हो सकता है कि एग्जाम के साथ आपका सामना हो जाए, है ना। तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए। एक नाम है दोस्तों, एक नाम आता है डाइमेकस के बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। जब बिंदुसार का शासनकाल था उस समय में ये आए थे डाइमेकस। ठीक है, नेक्स्ट है डायोनिसियस। दोस्तों ये अशोक के दरबार में आए थे। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा यात्री किसके राज दरबार में आया था। ठीक है, जैसे कि डाइमेकस किसके? बिंदुसार के दरबार में आए थे, और डायोनिसियस अशोक के दरबार में आए। टोलमी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो टोलमी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वह कि ये भारत का भूगोल नामक रचना किसने की थी? भारत का भूगोल नामक किताब की रचना किसने की थी? दोस्तों ये टोलमी ने की थी। ओके, और प्लिनी दोस्तों, इन्होंने एक नेचुरल हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी थी जिसमें इंडिया के बारे में और इंडिया की जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में काफी विस्तार से उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी ये एक ऐसी किताब है जिसके लेखक तो अज्ञात है, लेखक का नहीं पता है, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कोई पहला ऐसा स्रोत हमको प्राप्त हुआ है प्राचीन भारत का जिसमें भारत के बंदरगाहों के बारे में लिखित में साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों लिखित में साक्ष्य प्राप्त हुए किसके बारे में? बंदरगाहों के बारे में, कि भारत में कितने बंदरगाह थे, कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन कौन से बंदरगाह इंपोर्टेंट थे, उन बंदरगाहों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है हमें इसी पेरिप्लस ऑफ द इथियोपियन सी
नामक बुक से प्राप्त होती है और ये 80 ईस्वी के दशक के हैं दोस्तों। 80 ईस्वी दशक के, सोचिए कितनी पुरानी बात है ये कि 80 ईस्वी दशक में भी हमारे भारत में बंदरगाह हुआ करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय भी नौकाएं चला करती थी, जहाज चला करते थे। हालांकि ये एक डेवलप है, इतना डेवलप तो नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। लोग एक दूसरे जो है द्वीपों पर उनका आना जाना लगा रहता था। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर 80 के दशक में भी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें बंदरगाहों की, वो कहाँ से होती है, तो हमें इस बुक से होती है। तो पेरिप्लस बुक से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है चीनी लेखकों के बारे में कि चीनी लेखकों में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो चीनी लेखकों के अंदर आपको 3 लेखकों का नाम याद रखना है। इसमें पहले है फाइयान, नेक्स्ट सुंगयुंग और हैंसांग। फाइयान, सुंगयुंग और हैंसांग, ये 3 लेखक है। तीनों लेखक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले की हम बात करें फाइयान की, तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए और इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर इन्होंने बौद्ध जो राज्य थे, जिन राज्यों पर बौद्धों का शासनकाल था, उसके बारे में, उनके अभिलेखों के बारे में उसमें वर्णन किया है। और इससे जो हमको जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों गुप्त काल की, और गुप्त काल में भी विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में सर्वप्रथम अगर कहीं से जानकारी प्राप्त होती है तो वो किसके लेख के द्वारा होती है? तो फाइयान के लेख के द्वारा होती है। और इन्होंने ही उस समय, प्राचीन समय में ही जो है भारत की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। क्लियर हुआ? ये फाइयान का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है सुंगयुंग। तो ये दोस्तों सुंगयुंग के अंतर्गत आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 518 ईस्वी में ये भारत आए, ठीक है, और ये 3 वर्षों तक यहाँ पर रहे। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ नाम याद रख लेना है कि हाँ, ये सुंगयुंग नामक एक चीनी व्यक्ति भी था जो भारत में आया था एक यात्री बनकर प्राचीन समय में। ओके, नेक्स्ट है हैंसांग। हैंसांग दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये किसी यात्रियों में रुकने वाले सब मेगास्नीच की अगर आप बात करोगे ना, तो चीनी यात्रियों में अगर बात करें तो चीनी यात्रियों में सबसे ज्यादा समय रुकने वाले यही थे, है ना, हैंसांग ही थे, जो लगभग भारत में 15 साल रुके थे। अर्थात कि 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक दोस्तों ये भारत में रुके थे। और ये हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। और सीयू की किताब के अंतर्गत जो है हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में लिखा। और इसके साथ ही साथ में ये एक ऐसी पहली रचना थी जिसमें इन्होंने 138 देशों की चर्चा की थी दोस्तों, 138 देशों की चर्चा की। और इसमें इसको विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि हैंसांग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें पहले इन्होंने अध्ययन किया और फिर उसके बाद में यहाँ पर एज ए टीचर उन्होंने अध्यापन का कार्य भी यहाँ पर किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और ये जो है उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, कुलपति मतलब वही प्रिंसिपल है ना, तो डायरेक्टर, तो जो कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र जी। उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। नेक्स्ट इसमें है एक चौथे चीनी यात्री जिनका नाम है इत्सिंग दोस्तों, ये 7वीं सदी के अंत में भारत में आए थे, है ना, और एक चीनी यात्री भी थे और ये अनुवादक भी थे। जैसे कि अ चीनीज ट्रेवलर एंड ट्रांसलेटर अराइव्ड इन इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। ठीक है, तो 7th सेंचुरी में आने वाले ये एक ऐसे यात्री थे जो अनुवादक से ट्रांसलेटर भी थे और ये यात्री यानी ट्रेवलर भी थे। और इनकी रचनाओं से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? तो इनसे जानकारी प्राप्त होती है हमें टेम्पररी इंडिया, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा और विश्वविद्यालय के समय की जो जानकारियां थी वो काफी इनकी रचनाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, इत्सिंग के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए, हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था सुंगयुंग या संगुयुंग, कुछ भी इनके तो नाम ही अजीब होते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपके लिए कंफर्ट हो, वैसे आप याद कर लीजिए इनको।
ये नाम इसलिए आवश्यक था कि कभी कभी एग्जाम में ये फॉर्मेट पूछ लिया जाता है ना, ये क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में ये लोग आए थे। तो सबसे पहले जो आने वाले थे वो फाइयान, फिर सिंगयू, हैंसांग और इत्सिंग। तो ये इस प्रकार से इस क्रम में ये यहाँ पर इंडिया में आए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरबी लेखक की। अरबी लेखकों के अंतर्गत ओके, अरबी लेखक, तो दोस्तों अरबी लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट थे अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों में इसमें अरबियन राइटर कमिंग टू द इंडिया विद महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ आने वाले ये एक लेखक थे। उसके साथ में इन्होंने एक किताब लिखी थी दोस्तों। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, जिसे तहकीब ए हिंद या भारत की खोज भी कहा गया। ठीक है, किस भाषा में दोस्तों? तो इन्होंने अरबी भाषा में इस किताब की रचना की थी और इसमें 80 अध्याय 80 चैप्टरों में इन्होंने ये किताब की रचना की थी। और इनकी रचना से हमको जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, इनके बारे में काफी समग्र रूप से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में किस प्रकार से धर्मों की चर्चा की गई थी, किस प्रकार के दर्शन थे, किस प्रकार के त्योहार वहां मनाए जाते थे और खगोल विज्ञान कितनी डेवलप थी, इस सब जानकारी हमें यहीं से इन्हीं की अलबरूनी की किताब से, किताब उल हिंद से हमें प्राप्त होती है। और समाज में तंत्र मंत्र की किस प्रकार से भरमार थी वो भी हमें पता चलता है। और साथ ही साथ पता चलता है कि राजपूतों में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार की उसमें राजपूतों में राजनीतिक स्थितियां थी और किस प्रकार की सामाजिक नीतियां उसमें बनाई हुई थी। ये सब जानकारी हमको अलबरूनी की किताब उल हिंद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें इब्न बतूता। दोस्तों नाम सभी ने सुना हुआ है इब्न बतूता। तो ये जो आए थे ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन था दिल्ली पर, उस समय ये आए हुए थे और ये मोरक्को के यात्री भी थे और ये लेखक भी थे। ठीक है ना। और इनका जो वृतांत है, इनकी जो किताब थी उसका नाम है रेहला। वैसे आपने इस रेहला किताब का नाम तो बिल्कुल 100% सुना होगा, है ना। और ये एग्जाम में बार बार इसके बारे में चर्चा भी की जाती है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि रेहला बुक के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों वो इब्न बतूता इसके रचयिता थे और अरबी भाषा में ये लिखी गई थी। और इस रेहला किताब से, रेहला पुस्तक से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो 14वीं सदी में भारत की क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ में दिल्ली सल्तनत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हम यहाँ पर 14वीं सदी की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं कि इब्न बतूता की पुस्तक से, रेहला पुस्तक से हमें मध्यकालीन भारत की एक समग्र, एक विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 1333 में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जज भी बनाया था, जज ऑफ दिल्ली, या फिर कहें कि इनको एक काजी बनाया हुआ था, है ना। उनकी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय की, जो मध्यकालीन भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसमें कहते हैं काजी, है ना। और काजी और देखेंगे तो ये जो है एक जज होते हैं। तो दिल्ली का जज इन्होंने इब्न बतूता को बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपने शासन का जो है काजी बनाया था? काजी अर्थात जज बनाया था। तो ये इब्न बतूता ही थे। ठीक है। अन्य लेखकों में दोस्तों हमने बात करेंगे एक तारानाथ और मार्को पोलो। शॉर्ट में देख लीजिए खाली बस। तारानाथ जो है ये तिब्बत के लेखक थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कंग्यूर और तंग्यूर। इस प्रकार की पुस्तक की रचना इन्होंने की। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी, यानी कि वही मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं हम, तो 13वीं सदी के अंत में ये पांडव शासन के समय में इन्होंने भारत की यात्रा की और पांडव शासन काल था उसके इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य होते क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य उन साक्ष्यों को बोला जाता है जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए। खुदाई से क्या क्या? जैसे कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ स्तंभ जो पिलर होते हैं वो प्राप्त हुए, कुछ सिक्के मोहरें प्राप्त हुई है। तो उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राचीन भारत के बारे में मिलती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट में है अभिलेख। कुछ पत्थरों पर, है ना, ठोकर उसमें जो है अंकित कर दिया जाता था। जो भी स्टेटमेंट होता था वो लिख दिया जाता था।
तो वो हमें प्राप्त हुआ है, उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई है, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके जो अध्ययन है दोस्तों, बस इसका नाम याद रखिए कि इथोग्राफी किससे संबंधित है। तो इथोग्राफी अभिलेखों के, प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पिलर थे, ये पिलरों पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियर दिख रहा कि किस प्रकार से इनको जो है लिखा गया था, और साथ में कुछ यहाँ पर सिक्के कॉइन्स भी मिले हैं हमको, जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब पहले हम कुछ अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि अभिलेख कौन कौन से अभिलेखों से कौन कौन से शासन काल के तहत जो से संबंधित है ना। तो जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल शासन से संबंधित है, जिसमें हमें सबसे पहले भारतवर्ष मतलब अर्थात कि भारत का नाम कौन सा, भारतवर्ष का जिक्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेखों से। ठीक है, नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। उसी प्रकार से प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको आपके 3 से 4 बार पढ़ोगे तो रटा जाएगा, बस इनको आपको अच्छे से रटना ही है, ये मान लीजिए याद ही करना है कि कौन सा अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है। ठीक है, तो बस इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोजो से संबंधित है। ठीक है, और भीतिया जूनागढ़ के अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिन्होंने हुड़ आक्रमण के बारे में बताया है ना। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक के विजयसेन से संबंधित है। उसी प्रकार से वेशनगर, तो ये दोस्तों होलियोडोरस से संबंधित है, जो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण है। और सही यहीं पे एरण अभिलेख है दोस्तों, तो एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको एरण अभिलेख से ही मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखा कि एशिया माइनर बोगाज कोई अभिलेख, ये भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो इनसे भी हमें जैसे कि कुछ वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ इस प्रकार के लेख हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। लास्ट हम इसमें देखेंगे सिक्कों के बारे में दोस्तों, कॉइन्स के बारे में कि सिक्के किस किस प्रकार के सिक्के हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो सिक्के जो है दोस्तों, प्राचीन सिक्के, ये कुछ आहत सिक्के हमको प्राप्त हुए। इन आहत सिक्कों को काशरपड़ या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के क्या होते हैं कि कोई धातु है, धातु पर उसको पंच कर देना दोस्तों, उस पर कुछ लिखना मतलब उस पर ठप्पा लगा देना है ना, तो वही उसको ही हम आहत सिक्के बोलते हैं। इस प्रकार से इन सिक्कों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इनको पंच किया गया है, किस प्रकार से इन पर जो है कुछ भी, जैसे कुछ चित्र भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और कुछ जो है यहाँ पर लिखा भी गया है, कुछ मुद्रण भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो धातु को टुकड़ों पर विशेष ठप्पा लगाकर इनको निर्मित किया जाता था। और सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का काम किया गया दोस्तों, ये यवन शासकों के द्वारा किया गया था, है ना। और समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मूर्ति यानी कि सिक्का जो था, उससे हमें पता चलता है कि उस समय यानी कि वो जो समुद्रगुप्त थे, ये संगीत प्रेमी थे, और ये इसका प्रमाण है इनके सिक्कों का। ठीक है, और अरिकमेड़ू जो कि पुदुचेरी के निकट से हमको प्राप्त हुए थे, ये रोमन सिक्के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ सिक्के थे जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि कौन मतलब कि उस समय की किस प्रकार से कौन से शासन ने किस प्रकार के सिक्के, किस प्रकार की मुद्रा चलाई है, कौन आहत मुद्रा चलाते थे, किसने किस धातु की मुद्रा का निर्माण किया है, चलाई है। तो ये दोस्तों ये सब हमको इसी से प्राप्त होते हैं, और ये मुद्राओं से संबंधित क्लास हम आगे और डिटेल में करने वाले भी है। बस हमने खाली हम पर एक स्रोत के रूप में एक शॉर्ट में एक समझ भी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात आपको दिमाग में दोस्तों यहाँ रखना है, एक नोट के रूप में आप इसको याद रख लीजिए। प्राचीन समय में भारत के विदेशों से भी कुछ संबंध दोस्तों रहा करते थे, जैसा कि हमने देखा ही था कि बंदरगाहों का चर्चा जो है प्राचीन भारत में कुछ जो है स्रोतों से हमको प्राप्त होती है कि प्राचीन भारत में भी अभिलेखों के साथ कुछ बंदरगाह बनाए गए थे। 80 के दशक में हमारे भारत में बंदरगाह बनना चालू हो चुका था। तो बंदरगाह ही ये इस चीज का प्रमाण था कि हमारे भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ भी होता था, या कुछ अन्य प्रकार के संबंध भी अन्य देशों के साथ में थे। तो वो दोस्तों जो सबसे पहले जिन देशों के साथ में भारत के संबंध थे, वो कुछ देश थे फर्मा, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं दोस्तों। उस समय इसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था।
और कुछ मलाया और जावा द्वीप। तो वर्मा, मलाया और जावा द्वीप ये 3 क्षेत्र ऐसे थे, ये 3 देश ऐसे थे जिससे भारत के जो है व्यापारिक संबंध थे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये इस पीडीएफ में आपको आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख लीजिए आप, है ना, आपको समग्र रूप से सब प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा ये। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सेशन समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा दोस्तों, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको बिल्कुल सॉल्व आउट करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर